तो अब हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट सीरीज हम लोग लेके आए हुए थे जिस चैप्टर का नाम था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसमें लगभग हम लोग 5 लेक्चर तक अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हम लोग बेसिक लेवल से देखे थे और बेसिकली हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलता है, उसके बाद सीएफटी, वीबीटी, उसके बाद हम लोग आईपीसी नोमेनक्लेचर, ये सारा टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। यानी आज का जो हमारा लेक्चर शुरू होने जा रहा है उस टॉपिक का नाम है आइसोमेरिन। यानी सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आइसोमेरिन कहते किसको है। आज का जो हमारा टॉपिक शुरू होने जा रहा है, जिस टॉपिक का क्या नाम है, आइसोमेरिन। चलिए आइए एकदम हम लोग बेसिक से एक एक पॉइंट को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग आइसोमेरिन का बात करते हैं तो यहाँ पे एक टर्म है आइसो और एक टर्म है मेरिज्म। आइसो का मतलब होता है सेम, और आइसोमेरिन में जो सेम होगा वो क्या सेम होगा आपका, तो सेम आपका यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मेरिज्म का बात करते हैं तो मेरिज्म का मतलब होता है डिफरेंट, और यहाँ पे डिफरेंट आपका क्या होगा, तो डिफरेंट यहाँ पे होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। डिफरेंट यहाँ पे क्या आपका होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यानी बेसिकली अगर आइसोमेरिन का हम लोग बात करते हैं तो आइसोमेरिन एक कंपाउंड का ऐसा फेनोमेनन है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसको हम लोग आइसोमेरिन बोलेंगे। जैसे अगर हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे बात कर रहे हैं तो एक माँ बाप से जुड़वा बच्चा पैदा होता है, तो जो जुड़वा बच्चा पैदा होता है वो एक ही फैमिली से प्रोड्यूस होता है, जीन उसका एक ही होता है, यानी उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों का जो स्ट्रक्चर है, दोनों का जो अपीयरेंस है वो अलग अलग हो जाता है। डेट मीन्स वहां पे बॉडी का स्ट्रक्चरली कंप्लीटली डिफरेंट होता है, तो उसको हम लोग आइसोमेरिन के तौर पे समझ सकते हैं। जैसे जो दोनों जुड़वा बच्चा पैदा हुआ, दोनों का तो नाम सेम नहीं होगा, एक का नाम गोलू तो एक का नाम मोलू होगा, ठीक है, गोलू 1 गोलू 2 तो नाम नहीं ना होगा। तो कहने का मतलब दोनों का जीन सेम है, जीन सेम का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर, दोनों का बॉडी जो है वो डिफरेंट है। उसी को हम लोग यहाँ पे आइसोमेरिन के नाम से जानते हैं। यानी आइसोमेरिन आपको क्या बोले, अब थोड़ा सा हम लोग इसके डिफिनेशन की ओर रुख करते हैं। यानी आइसोमेरिन का सबसे बेस्ट डिफिनेशन आपको बता रहे हैं, व्हेन टू और मोर देन टू कंपाउंड when two or more than two compound which have same molecular formula, यानी कहने का मतलब दो या दो से अधिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, फॉर्मूला ड्यू टू, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिखना, ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसी को हम लोग बोलेंगे आइसोमर, यानी इज कॉल्ड आइसोमर्स। और इस पूरे घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमेरिन। इस पूरे घटना को क्या बोलेंगे हम लोग, आइसोमेरिन बोलेंगे। तो आप लोग को ये आइसोमेरिन क्या समझ में आया, यानी पूरा का पूरा डिफिनेशन आपके सामने हम रख दिए। यानी आइसोमेरिन में आप खास बात क्या बोलोगे कि आइसोमेरिन जो होता है जिसमें दो या दो से अधिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और उसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो डिफरेंट होता है, जिसमें एटम का जो अरेंजमेंट है वो भी आपका अलग अलग होता है, उसको हम लोग आइसोमर्स बोलते हैं। और इस पूरे घटना को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिन। यानी आइसोमेरिन में आपको क्या समझ में आया कि व्हेन टू और मोर देन टू कंपाउंड व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दो या दो से अधिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, जिसके कारण उसका एटम के बीच का जो अरेंजमेंट होता है वो भी अलग तरीके से होता है, उसको आइसोमर्स बोलते हैं। और पूरे घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिन। जैसे हम लोग एक बेसिक लेवल का पहले एग्जांपल देखते हैं। आप लोग नाम सुने होंगे पेंटेन का, ठीक है। अगर हम लोग पेंटेन का बात कर रहे हैं, एकदम बेसिक लेवल है, क्लास 12 चल रहा है, तो हम लोग एक यहाँ पे बेसिक 10th का बात लेके चल रहे हैं। अगर हम लोग पेंटेन बोल रहे हैं तो पेंटेन का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होगा, सभी को पता है, पेंट 5 पे आता है तो C5, और पेंटेन यानी अल्केन का फॉर्मूला होता है दुगना प्लस 2, तो 5 का दुगना 10 और 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 12। ये हो गया पेंटेन। अब ये पेंटेन का 3 फॉर्म होता है भाई, पेंटेन का 3 फॉर्म होता है। वो 3 फॉर्म क्या क्या है, तो एक का नाम है नॉर्मल पेंटेन, एक का नाम है एक का नाम है आइसोपेंटेन, और एक का नाम है नियोपेंटेन।
एक का नाम है नियोपेंटेन। यानी तीन बताएं, कौन कौन सा? नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। हम क्या बताएं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। अब जैसे नॉर्मल पेंटेन में क्या है कि सारा कार्बन जो है वो इस तरीके से अरेंज होगा, ठीक है। आइसो में क्या है कि इसमें एक ऐसा कार्बन होगा, इसमें एक ऐसा कार्बन होगा जो दो तरीका से अरेंज होगा, और इसमें नियो में देखिए। अब इस तरीकों, यहां पे आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझिएगा। नॉर्मल पेंटेन का मतलब कोई भी एक कार्बन को देखोगे तो ये दो तरीका से घिरा होना चाहिए नॉर्मल के लिए। जैसे अगर हम इसमें बीच में किसी एक कार्बन को देख रहे हैं तो ये कार्बन इधर से घिरा और ये कार्बन इधर से घिरा। तो जब आपका कोई भी कार्बन दो तरफ से घिरा है, मतलब ये कार्बन को देखोगे तो एक इधर और एक इधर, तो इसको बोलोगे नॉर्मल स्ट्रक्चर। जब कोई भी कार्बन तीन तरफ से घिरा है, जैसे 1 2 3 4 5, अगर हम लोग ऐसा लिख रहे हैं तो अगर हम लोग इस कार्बन का रुख करते हैं तो ये कार्बन कितने तरफ से घिरा है बाबू? तो एक तरफ से, दो तरफ से, तीन तरफ से, तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसो। अगर हम लोग नियो का जिक्र करते हैं तो इसमें कोई भी एक कार्बन चार तरफ से घिरा होगा, यानी एक तरफ से, दो तरफ से, तीन तरफ से, चार तरफ से। तो टोटल इसके पास कार्बन कितना होगा? 1 2 3 4 5, इसके पास 1 2 3 4 5, इसके पास 1 2 3 4 5। अब जब अल्केन है तो सब जगह सिंगल बॉन्ड देके कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा करो। तो जब कार्बन का 4 बॉन्ड अगर पूरा करते हो तो सारे बॉन्ड पे आपको हाइड्रोजन रखना है। तो जब आप सारे बॉन्ड पे हाइड्रोजन रखते हो तो क्या होगा? अब जब सारे बॉन्ड पे आप यहाँ पे हाइड्रोजन को प्लेस्ड करते हो तो प्लेस्ड करने के बाद आप फॉर्मूला चेक करो। तो जब प्लेस्ड करने के बाद आप अगर फॉर्मूला को चेक करते हो तो आपका सारा फॉर्मूला जो होगा वो सेम ही मिलेगा। तो जैसे ही सेम मिला तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये आइसोमेरिज्म के प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप चेक करो तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। यानी C5H12 आपको यहाँ पे भी मिल गया। यहाँ पे आप चेक करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी C5H12 आपको यहाँ पे भी मिल गया। यहाँ पे चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी C5H12 आपको यहाँ पे मिल गया। यानी अगर कभी भी नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाओगे तो बस स्ट्रेट चेन रहेगा, कोई भी एक बीच का कार्बन जो है वो दो तरफ से घिरा रहेगा। अगर आप आइसो स्ट्रक्चर बनाओगे तो कोई भी एक कार्बन तीन तरफ से घिरा होना चाहिए। जैसे इस कार्बन का अगर हम लोग जिक्र करते हैं तो ये एक तरफ, दो तरफ, तीन तरफ से घिरा, दैट मींस आइसो स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म्ड। अगर नियो स्ट्रक्चर का बात करेंगे तो कोई भी एक कार्बन जो है वो आपका चार तरफ से घिरा होगा। जैसे ये कार्बन का जिक्र करोगे तो ये एक तरफ से, ये दो तरफ से, ये तीन तरफ से और ये चार तरफ से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नियोपेंटेन। यानी कहने का मतलब दो या दो से अधिक कंपाउंड, क्या बोले? दो या दो से अधिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दो या दो से अधिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये तीनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है? डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि अरेंजमेंट जो है एटम का वो अलग अलग तरीके से है, अलग अलग तौर पे है। इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे आगे करेंगे टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, इसको ध्यान से देखो, ठीक है। टाइप्स ऑफ, अगर हम लोग यहाँ पे आइसोमेरिज्म का बात करेंगे तो आइसोमेरिज्म को भाई मेरे दो भाग में बांटा जाता है, ठीक है। आइसोमेरिज्म को दो भाग में बांटा जाता है। पहला का नाम है स्ट्रक्चरल, पहले का क्या नाम है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। पहला का नाम है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरे का नाम है स्टेरियो, दूसरे का नाम है स्टेरियो आइसोमेरिज्म। दूसरे का क्या नाम है? स्टेरियो आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। अब हमारा ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो प्लेन में लाइज करता है। प्लेन का मतलब क्या है कि इसके पास दो एक्सिस होगा, या तो एक्स वाई, या तो वाई जेड, या तो जेड एक्स, जो प्लेन में लाइज करता है। जैसे अभी हम जिस बोर्ड पे लिख रहे हैं ना भाई, वो एक प्लेन है। क्यों? क्योंकि ये देखो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो जिस चीज पे हम लोग राइट अप करते हैं, लिखते हैं, वो सारा का सारा आपका प्लेन होता है, ठीक है। यानी जो आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगा वो किसी ना किसी प्लेन में लाइज करेगा। लेकिन अगर स्टीरियो आइसोमेरिज्म है तो ये कभी भी लाइज करेगा तो किसमें करेगा बाबू? स्पेस में, जहां पे तीनों एक्सिस होगा एक्स वाई जेड। अब अगर तीन एक्सिस रखते हुआ, ठीक है, जैसे ये एक्स हो गया, ये वाई और ये जेड, तो ये तीनों एक्सिस कभी प्लेन में नहीं रह पाएगा। जैसे अगर ये प्लेन है तो यहाँ पे एक्स और ये वाई, तो एक एक्सिस आपका जेड जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो जहां पे तीनों एक्सिस लाइज करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेस के नाम से जानते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे आगे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कितने भाग में बांटा गया है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को बेसिकली चार भाग में यहाँ पे बांटा गया है, ठीक है। चार भाग में क्या क्या है? तो पहला आपका यहाँ पे है आयोनाइजेशन, पहला है आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। दूसरा जो आपका आइसोमेरिज्म है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेट
उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेट, या इसी का एक और नाम है सॉल्वेट आइसोमेरिज। हाइड्रेट या इसी का नाम है सॉल्वेट आइसोमेरिज। और जो आपका थर्ड है, उस थर्ड का नाम है आपका लिंकेज आइसोमेरिज। थर्ड का क्या नाम है भाई? लिंकेज आइसोमेरिज। ठीक है। और जो चौथा बच गया उसका नाम है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज। उसका क्या नाम है? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज। यानी कहने का मतलब कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज में टोटल 4 पार्ट है। कौन कौन? आयोनाइजेशन, हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज, अगला लिंकेज आइसोमेरिज और अगला कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज। ठीक है। अगर हम लोग रुक करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज की ओर, तो इसमें हम लोग को बेसिकली 2 पढ़ना है। एक का नाम है आपका जियोमेट्रिकल, एक का नाम है आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज। एक का क्या नाम है? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज। और इसी में 2 चीज आता है, एक सिस फॉर्म और दूसरा आपका आता है ट्रांसफॉर्म। ठीक है। सिस फॉर्म और दूसरा आपका क्या आता है? ट्रांसफॉर्म आता है। सिस का मतलब एक कंपाउंड के एक ही तरफ 2 फंक्शनल ग्रुप, और ट्रांस का मतलब एक कंपाउंड के अपोजिट साइड फंक्शनल ग्रुप, उसको ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। और इसी में जो दूसरा आएगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकल। क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज। ऑप्टिकल आइसोमेरिज में जो कहानी होगा वो पीपीएल के द्वारा होगा। पीपीएल का मतलब होता है प्लेन पोलराइज लाइट। यानी किसी भी कंपाउंड पे अगर हम लोग पीपीएल को पास करवाए, प्लेन पोलराइज लाइट को पास करवाए, तो वो अपना ऑप्टिकल फेनोमेनन को शो करता है। यानी कंप्लीटली भाई हम लोग को जो आइसोमेरिज का स्टडी करना है वो इतना ही के बारे में करना है। पहला स्ट्रक्चरल, दूसरा स्टीरियो। और स्ट्रक्चरल में टोटल हम लोग 4 पढ़ेंगे, आयोनाइजेशन, हाइड्रेट या सॉल्वेट, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज। और स्टीरियो में हम लोग पढ़ेंगे 2 जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज, यानी सबसे पहले जब आप आयोनाइजेशन आइसोमेरिज देखते हो तो ये किसका पार्ट है? अभी तो लिखा है ना पीछे कि ये जो पार्ट है वो किसका है, तो आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज का पार्ट है। तो अब हम सब में एक एक पॉइंट कॉमन लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? दोज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज, दोज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज which have same molecular formula, which have same molecular formula but having different structural formula due to, इसमें खास बात देख लेना, due to different arrangement of ligand in a coordination compounds। चलिए आइए अब इसको समझिए। यानी हम लोग बात करने जा रहे हैं कौन सा टॉपिक? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज। यानी आयोनाइजेशन आइसोमेरिज उस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज को बोलेंगे जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा और उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो जो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा उसमें लिगेंड जो है उसका प्लेस जो है वो एक्सचेंज होगा। यानी जो लिगेंड का अरेंजमेंट होगा वो अलग अलग होगा। अब इसका बेहतर चीज आप एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे CONH3 का होल पावर 5 BrSO4, और जो दूसरा हम लोग कंपाउंड ले रहे हैं यहां पे CONH3 5SO4 और बाहर में आपका Br है। चलिए अब यहां पे इस चीज को समझो। जब आप इस चीज को समझोगे तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज में निश्चित है कि आपका जो पार्टिकल होगा वो आयोनाइज होगा। ठीक है, वो क्या होगा? आयोनाइज। यानी आयोनाइज का मतलब कि 2 भाग में टूटेगा। एक को हम लोग बोलेंगे केटायन और एक को बोलेंगे हम लोग एनायन। तो जब आप इसको तोड़िएगा तो कोऑर्डिनेशन इंटिटी वाला चीज नहीं टूटता है। ये वाला पोर्शन एक बाहर और ये वाला पोर्शन पूरा अंदर टूटेगा। ये वाला आपका अलग और ये वाला पूरा अलग टूटेगा। तो इसको जब तोड़ोगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? तो यहाँ पे मिल जाएगा CONH3 का होल 5 Br। ठीक है, और यहां पे टूट जाएगा SO4। ठीक है, अब बताइए इसके पास, इस पूरे के पास -1, पूरे के पास हम लोग यहाँ पे क्या मान ले? +1, और इसके पास क्या मान ले? -1। ठीक है, अब जब हम लोग इसको तोड़ेंगे
नहीं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, फिर आपको क्लियर होगा। देखिए इसको तोड़िए तो आपको लग रहा है ना कि ये वाला पोर्शन कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ठीक है। तो जब ये पोर्शन कोऑर्डिनेशन एंटिटी है तो इसके बाहर SO4 है, और SO4 जब टूटता है तो SO4 के पास माइनस माइनस चार्ज आता है। तो जब इसके पास माइनस माइनस चार्ज आया तो ये वाला कंपाउंड कुछ भी हो तो उसके पास 2 प्लस चार्ज दोगे, तो इसको सिंपली बोल दोगे आप CONH3 का होल 5 Br के ऊपर प्लस प्लस चार्ज। तो ये दोनों आयोनाइज हो गया ना, इसके बीच का लिगेंड जो होता है वो आयोनाइज नहीं होता, कोऑर्डिनेशन एंटिटी आयोनाइज नहीं होता, ये पूरा पोर्शन अलग अलग आयोनाइज होता है। तो इसको हम लोग आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। अब जब हम लोग इसको तोड़ेंगे, जब हम लोग इसको बाबू आयोनाइज करेंगे तो ये क्या होगा बोलिए। अब यहाँ पे Br है और एक पोर्शन ये है, तो Br जब टूटेगा तो क्या होता है, Br माइनस होगा, क्योंकि ब्रोमीन के पास चार्ज तो माइनस का 1 ही होता है ना। तो जब ये Br माइनस हुआ तो जो अगला पोर्शन होगा वो टूट के क्या बनेगा, तो वो टूट के CONH3 का 5 SO4 के ऊपर 1 प्लस चार्ज होगा। यानी कहने का मतलब कि इसके पास जो लिगेंड था उसका प्लेस एक्सचेंज था। देखिए लिगेंड का प्लेस यहाँ पे एक्सचेंज है और ये आयोनाइज हो रहा है और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो इसको हम लोग एक बेहतर एग्जांपल मान सकते हैं कि इसका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का। अब चेक कर लो, इसके पास भी CO है, इसके पास भी CO है, NH3 5 है, NH3 5 है, SO4 है, SO4 है, Br है और Br है। कोई भी चीज को तोड़ना है तो ध्यान देना है कि इसके अंदर वाला चीजें नहीं टूटती है, इसके बाहर वाला से हम लोग डिपेंड रहेंगे। तो इसके बाहर में SO4 है तो SO4 के ऊपर 2 माइनस है तो अगले वाले के पास 2 प्लस देना होगा। अगर इसके बाहर वाला देख रहे हैं Br माइनस है तो 1 माइनस है तो पूरे के ऊपर 1 प्लस देना होगा, दैट विल बी कंपल्सरी, ठीक है। ये आपको ध्यान देना होगा। तो ये आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है। अब इसको चेक करना है तो एक चेक करने का आपको हम तरीका बता रहे हैं, ठीक है। चेक करने का आपको एक तरीका बता रहे हैं, ध्यान से देखो, ठीक है। आपके पास एक कंपाउंड था, ठीक है। कंपाउंड क्या था यहाँ पे, CONH3, ठीक है, Br और यहाँ पे SO4। जब आप इस पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, इस पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे अगर एक कैटलिस्ट देते हो, ठीक है, कैटलिस्ट डेंजर का साइन होता है, ठीक है। जब यहाँ पे आप एक कैटलिस्ट देते हो तो यहाँ पे SO4 इस Ba से रिएक्ट कर लेगा, ठीक है। तो जब Ba से SO4 रिएक्ट कर लेगा तो ये कंपाउंड क्या बनाएगा, BaSO4 बनाएगा। कंपाउंड क्या बनाएगा, BaSO4। यानी कहने का मतलब कि ये वाला Ba इसके साथ कंपाउंड बनाएगा BaSO4। यानी इस कंपाउंड का इसके साथ जब रिएक्ट करते हैं तो कंपाउंड BaSO4 बनता है और BaSO4 जो है वो आपका व्हाइट प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि ये दोनों में, जैसे एक कंपाउंड ये लिए और एक कंपाउंड हम लोग यहाँ पे ये लिए हैं, ठीक है, यहाँ पे 5 दे देना, ठीक है, ये लिया है SO4 Br। तो इन दोनों का कलर क्या होगा, प्रिसिपिटेट क्या होगा। तो याद रखना कि अगर व्हाइट प्रिसिपिटेट आ रहा है तो बाहर में SO4 है, ठीक है। और जब इसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ कर रहे हैं, AgNO3 के साथ, किसके साथ कर रहे हैं भाई, AgNO3 के साथ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यानी ये Ag रिएक्ट करेगा किसके साथ, Br के साथ, तो यहाँ पे बनेगा कंपाउंड AgBr। तो जब ये कंपाउंड AgBr बन रहा है तो इसका आप याद रखिएगा प्रिसिपिटेट पेल येलो होता है, ठीक है, पेल येलो, इसका साइन प्रिसिपिटेट होता है, यानी नीचे रह जाना। यानी क्या बताएं कि आपके पास जैसे ये दो हम खूबसूरत एग्जांपल दिए हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का, तो इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि इसका कलर व्हाइट है, इसका कलर पेल येलो है। तो याद रखना कि जिसमें SO4 बाहर है, आपको तो कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पता नहीं चलेगा कि इसमें SO4 बाहर है कि इसमें Br बाहर है। तो सिंपली याद रखना कि इन दोनों से रिएक्ट करवाना। अगर जिसमें व्हाइट प्रिसिपिटेट आ गया मतलब SO4 बाहर था, और जिसमें पेल येलो आ गया इसका मतलब कि उसमें क्या बाहर था, Br बाहर था। यानी खत्म हुआ आपका एक टॉपिक। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड, जिसका नाम है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। यानी इसी को हम लोग बोलेंगे हाइड्रेट, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेट, ठीक है, हाइड्रेट या फिर सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। आइए इसको अब हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं क्या होता है ये चीज। सेम कहानी वही है कि आपका ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट है, ठीक है, जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन वाटर का जो अरेंजमेंट होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। यानी दोनों कंपाउंड में वाटर का मॉलिक्यूल सेम होगा लेकिन कुछ कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर होगा और कुछ कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर होगा। बस हम लोग यही देखेंगे। तो इसका हम लोग डेफिनेशन क्या लिखेंगे, चलिए साथ ही में आप लोग भी लिखिए, दोज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म
which have same molecular formula, which have same molecular formula, but having different structural formula due to different arrangement of H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पे वाटर का जो अरेंजमेंट होगा, वाटर का मॉलिक्यूल का, वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कुछ कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, एकदम ध्यान से देखिए, CrH2O6 Cl3। ठीक है, अब देखिए इसका अगर आपसे कोई पूछेगा कि इसका अगला हाइड्रेट आइसोमेरिन बनाओ, तो क्या ऐसे आप लोग बोल सकते हो बाबू? ठीक है, CrH2O5 ClH2O.Cl2। देखिए तो हम लोग क्या किए यहाँ पे, एक Cr H2O 6 ठो H2O 5 और 1 6 ठो Cl3 और Cl3। लेकिन जो वाटर के मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट है, ठीक है, वो आपका क्या है, डिफरेंट है। इसमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी में ही 6 है, इसमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी में 5 और 1 6। सबसे खास बात, इसको चेक करने के साथ साथ कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करना कितना होगा। सेंट्रल मेटालिक एटम 6 लिगेंड से घिरा है ना यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं तो यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे तो 5 और 1 कितना होगा, 6 होगा। लेकिन वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी और बाहर का आयनाइजेशन स्फीयर से एक्सचेंज कर रहा है। दैट मींस अगर दोनों का ऐसा सेम स्थिति दिखाई देता है तो आपका कहलाएगा क्या, हाइड्रेट या फिर सॉल्वेट आइसोमेरिज। थर्ड बात करते हैं जिसका नाम है लिंकेज आइसोमेरिज। तीसरे का क्या नाम है, लिंकेज आइसोमेरिज। देखिए लिंकेज आइसोमेरिज किसको बोलते हैं, सेम कहानी सब आपका वही चलेगा, लास्ट में जो चेंजिंग हो रहा है वो आपको लिखवा दे रहा है। ठीक है ना, लिंकेज आइसोमेरिज का मतलब क्या, दोज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज, those structural isomeres which have same molecular formula, but having different structural formula due to different arrangement of ambidentate ligand। इसमें लिंकेज आइसोमेरिज में एम्बीडेंटेंट लिगेंड का जो होगा अरेंजमेंट वो अलग अलग तरीके से होगा, बाकी मॉलिक्यूलर फार्मूला का सेम होगा। एग्जांपल के तौर पे देखा जाए जल्दी से, जैसे सेंट्रल मेटालिक एटम हम लोग के पास एम है। ठीक है, अगर हम एग्जांपल का बात कर रहे हैं यहाँ पे NO2, तो ये जो NO2 है जो है नाइट्रेटो, ठीक है, ये आपका एम्बीडेंटेंट लिगेंड है। कैसे है, ध्यान से देखिए, अगर आपका सेंट्रल मेटालिक यहाँ पे एम है और यहाँ पे लिगेंड जो है NO2, ठीक है, ये आपका हो गया। तो यहाँ पे N जो है वो अपना डोनर साइड से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है लिगेंड टू सेंट्रल मेटालिक एटम। और अगर हम लोग ये बात कर रहे हैं M, ठीक है, ONO, यानी इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो अलग अलग हम लोग केस लिए भाई। ठीक है, इसमें क्या है, NO2 में एम्बीडेंटेंट लिगेंड ये इसलिए है क्योंकि एक बार इसका डोनर साइड N है और एक बार इसका डोनर साइड क्या हो गया, O हो गया। ठीक है, यानी N डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटालिक एटम की ओर अपना लोन पेयर, ठीक है, और इसमें O डिनोट कर रहा है, डोनेट कर रहा है, ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को लिगेंड से सेंट्रल मेटालिक एटम की ओर। तो कहने का मतलब कि लिंकेज आइसोमेरिज उस आइसोमेरिज को बोलते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा और स्ट्रक्चर इसलिए डिफरेंट होगा क्योंकि उसमें अटैच होगा एम्बीडेंटेंट लिगेंड। और एम्बीडेंटेंट लिगेंड का मतलब क्या होता है कि उसके पास जो दो अलग अलग एटम होगा, दोनों अलग अलग एटम का डिफरेंट साइड्स डोनर एटम होगा किसके द्वारा,
लिगेंड से सेंट्रल मेटालिक एटम के द्वारा, जैसे NO2 है तो एक बार इसका डोनर साइड N बन गया और एक बार इसका डोनर साइड जो था वो कौन सा बन गया, O बन गया। ठीक है, अब इसका नाम अगर पूछेगा तो इसका नाम होगा नाइट्रीटो। नाइट्रीटो जो डोनर साइड होता है उसको लिखते हैं, तो नाइट्रीटो N इसका नाम हो गया, और इसमें डोनर साइड O है तो इसका नाम क्या हो गया, तो इसका नाम बोलोगे नाइट्रीटो O हो गया। सभी को क्लियर हो गया। यहाँ पे इसका एक और एग्जाम्पल बोल सकते हो, सेंट्रल मेटालिक मेटल यहाँ पे M है, ठीक है, और यहाँ पे एम्बीडेंट लिगेंड जो है उसको बोलते हैं SCN। SCN का मतलब क्या कि इसमें जो डोनर साइट है अभी कौन है, S है, तो इसका नाम हो जाएगा थायोसाइनिडो, थायोसाइनिडो या थायोसाइनिडो। अगर इसमें डोनर साइट जो है यहाँ पे NCS हो गया तो इसका नाम बताए थे आप लोग को आइसोथायोसाइनिडो, आइसोथायोसाइनिडो नाम हो गया। यानी कहने का मतलब कि आपका वही चीज है लेकिन अगर डोनर साइड चेंज हो रहा है तो उसका नाम भी क्या हो गया, पूरा का पूरा चेंज हो गया। इसका नाम हो गया थायोसाइनिडो, इसका नाम हो गया आइसोथायोसाइनिडो। तो लिंकेज आइसोमेरिन हम लोग उस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिन के नाम से जानते हैं जहां पे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला इसलिए अलग होगा क्योंकि उसमें अटैच हो रहा है एम्बीडेंट लिगेंड। तो यहाँ पे NO2 जो है वो एम्बीडेंट लिगेंड है क्योंकि इसके पास दो अलग अलग डोनर साइट है, एक बार N और एक बार O। और डोनर साइट का खास बात होता है कि वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है कहां पे, सेंट्रल मेटालिक एटम की ओर। ठीक है, तो जहां से डोनेट करता है वहां पे उसका नाम लिया जाता है। तो यहाँ पे N कर रहा है तो नाइट्रीटो N, और यहाँ पे O कर रहा है तो नाइट्रीटो O। अगला एग्जांपल लिए हम लोग यहाँ पे SCN तो नाम है थायोसाइनिडो। अगर यहाँ पे NCS हो गया तो नाम हो गया आइसोथायोसाइनिडो। यहाँ पे S जो है वो अपने लिगेंड के द्वारा लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, यहाँ पे N कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हुआ कौन सा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल को देख लेते हैं, ठीक है, लिंकेज आइसोमेरिज्म का। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं CO, ठीक है, NH3 5, ठीक है, और NO2 Cl2, और दूसरा हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं CO NH3 5, ठीक है, और ONO, और उसके बाद बाहर में Cl2। क्या ये किस टाइप का आइसोमेरिज्म है? अगर आप जरा ध्यान से देखोगे और थोड़ा सा बहुत सोचोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्यों लिंकेज आइसोमेरिज्म है? क्योंकि NO2 और ONO ये दोनों एम्बीडेंट लिगेंड है, और जहां पे एम्बीडेंट लिगेंड लिंकेज करता है उसका नाम होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्लियर हो गया? चलिए, अब आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एक लास्ट टॉपिक रह गया है, ठीक है, उसको हम लोग खत्म कर लेते हैं। देन हम लोग अगले क्लासेस में स्टेरियो आइसोमेरिज्म की ओर रुख करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का इसमें लास्ट टॉपिक रह गया क्या, कोऑर्डिनेशन। लास्ट टॉपिक क्या रह गया भाई, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। लास्ट टॉपिक रह गया कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। चलिए आइए इसको देखते हैं। सेम कहानी, सारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ही है, तो इसको क्या बोलोगे, तो इसको बोल सकते हो दोज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म which have same molecular formula, which have same molecular formula but having different structural formula due to different arrangement of interchange of ligand between cationic and anionic part। चलिए अब यहां पे समझिए, बस यहां पे एक्सचेंज करना है केटाइन को और किसको, एनायन को। यहाँ पे हम एग्जांपल लिख दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक ट्रिक आपको बता दे रहे, उस ट्रिक पे काम कर लेना। जैसे यहाँ पे M1L1 और M2L2, तो यहाँ पे बस चेंज हो जाएगा, M1 है तो L2 हो जाएगा और M2 है तो L1 हो जाएगा, बस यही आपका है, और कुछ खास नहीं करना है। ठीक है, अगर सेंट्रल मेटालिक एटम पहला लिगेंड के साथ है
ठीक है, दूसरा सेंट्रल मेटालिक एटम दूसरा एलिगेंट के साथ है तो दोनों को एक्सचेंज कर दो, यानी पहला वाला सेंट्रल मेटालिक एटम जो है वो दूसरे वाले लिगेंड के साथ हो जाएगा, और जो दूसरा वाला सेंट्रल मेटालिक एटम जो है वो आपका पहले लिगेंड के साथ हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर हम आपको बोल रहे हैं कि जो दूसरा वाला सेंट्रल मेटालिक एटम है वो आपका पहले लिगेंड के साथ हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग एक देखते हैं ताकि ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म भी खत्म कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका है, जैसे अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे कोबाल्ट CO, ठीक है, यहाँ पे CONH3 एक आपका ये लेते हैं, दूसरा यहाँ पे लेते हैं Cr, ठीक है, CN यहाँ पे 5। ठीक है, अब इसका बोल रहा है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बनाइए, तो आपको हम भाई यहाँ पे तरीका क्या सीखा है, सीखिए। ये आपका M1 है, इसको क्या बोल दोगे L1, ठीक है, इसको बोल दो M2, इसको क्या बोल दो L2, दोनों को एक्सचेंज करो, क्या बोलोगे यहाँ पे C अगर O रहेगा तो यहाँ पे हम लोग CN5 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो Cr रहेगा, Cr एंड Cr जो रहेगा यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे NH3 कर देंगे। तो जरा अब देख के बताओगे तो इसमें कोई भी आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है सेम दिखाई देगा और स्ट्रक्चर आपको अलग अलग दिखाई देगा। जैसे CO है, NH3 5 है, Cr है, CN5 है। तो बस आपको लिगेंड को एक्सचेंज करना है पहले से दूसरे में, और ये कभी भी आएगा तो एक पेयर में ही आएगा। तो इस तरीके से हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म खत्म हुआ। यानी आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को खत्म किए, आइसोमेरिज्म, और आइसोमेरिज्म में भी स्ट्रक्चर्ड आइसोमेरिज्म को कंप्लीट किए, जिसमें हम लोग देखें कि स्ट्रक्चर्ड आइसोमेरिज्म में पहला हम लोग देखे थे आयोनाइजेशन, दूसरा देखे थे हाइड्रेट या सॉल्वेट, और तीसरा जो हम लोग देखे थे वो हम लोग का था लिंकेज, और चौथा हम लोग कंप्लीट किए कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, मिलते हैं प्यारे बच्चों कल के क्लास में, और कल हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी आइसोमेरिज्म का पार्ट 2। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।